नॉलेज दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो वॉक से आ चुकी हूँ और मूली के पराठे आज बनने वाले हैं। तो ये बे सीज़न की या बे मौसम की मूली नहीं है, ये पहाड़ साइड से आई है मूली, मतलब उत्तराखंड से आई हुई है। कोई आए थे मेहमान तो वो दे के गए हैं हमें। तो ये जो मूली होती है ना, ये पहाड़ साइड में 12 महीने होती है। और इसका जो कलर है कुछ कुछ शलजम की तरह होता है, जैसे कि हल्का हल्का पर्पल टाइप का कलर इसका होता है। तो ये मूली जो है इसका पराठा बनेगा। और ये है चाय जो हस्बैंड के लिए मैंने बनाई है, ये मैं उनको दे के आई। उसके बाद जो है पहले आटा लगा लूँगी, फिर नहाने जाऊँगी। क्योंकि जो इस तरीके के पराठे होते हैं ना, ये मिक्स वेजिटेबल वाला पराठा या मूली का पराठा या मेथी वगैरह जो भी स्टफ़ वाले जो पराठे होते हैं, इनको आटा अगर इनका पहले से लगा के रख लो तो पराठे बहुत सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। और तुरंत गूंदो तुरंत बनाओ पराठे तो मज़ा नहीं आता। इनफैक्ट मैं तो जैसे रोटी बनानी होती है तो रोटी का आटा भी कोशिश करती हूँ कि कम से कम 15 मिनट तो रेस्ट कर ही ले। तो उसके बाद अगर रोटी बनाओ तो रोटियाँ कंपैरेटिवली फूलती भी अच्छी हैं और सॉफ्ट भी बनती हैं, और रखने के बाद यानी कि नेक्स्ट डे भी सॉफ्ट बनी रहती हैं अगर आप जो है थोड़ी देर रेस्ट करने दो आटे को। तो आटा जो है वो लगा के मैंने ढक के साइड में रख दिया है। और उसके बाद दूध इतनी देर में मेरा पक गया था तो उसको फिर मैंने बाहर ठंडा होने के लिए रख दिया। तो मेन काम हो गए। उसके बाद नहा लिया, नहा के आने के बाद फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ दोपहर के लंच की प्रेप। तो लंच में आज बनने वाला है इडली सांभर और कोकोनट की चटनी। तो मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना, उसे थोड़ा कम पसंद आता है इडली वगैरह। तो अभी वो फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर चली गई है। तो अभी जो भी लंच या डिनर या जो भी रेसिपी बनेगी वो टोटल हम लोगों के हिसाब से बनेगी, जो हस्बैंड को पसंद है ज़्यादातर उस हिसाब से। तो इडली सांभर बहुत दिन से मेरी मदर इन लॉ भी बोल रही हैं और हस्बैंड का भी बहुत मन था खाने का, प्लस मेरा तो पर्सनल फेवरेट है ही। तो आज बहुत बढ़िया मौका है बनाने का। तो दाल भिगो ली है, दाल अरहर और चने की भिगोई है, जिसमें चना और अरहर बराबर मात्रा में लिया है मैंने। दाल में जो सब्जियां जाएंगी सांभर वाली, उनमें से भिंडी है जिसको मैं थोड़ी सी भिंडी निकाल के मैंने पानी डिप करके छोड़ दूंगी और इसको वॉश करके बाद में डालूंगी। पहले भिगोने के जितने काम हैं वो हो जाएंगे। इमली भिगो के रख दी है और चटनी के लिए कोकोनट का बूरा ये जो रखा हुआ है ये भिगो के रख दूंगी। तो दोनों में ही तेज़ गर्म पानी डालूंगी, तो जिससे ये रहेगा कि अच्छे से फूल जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएगी जो इमली है वो भी, और ये जो कोकोनट है ये भी। तो कोकोनट फ्रेश तो है नहीं मेरे पास, और चटनी लेकिन इसकी मस्ट है इडली के साथ, बिना इसके तो इडली का मज़ा नहीं आता है। तो और ये बहुत पसंद है मुझे, मतलब अगर इडली ख़त्म भी हो जाती है ना तो चटनी मैं हमेशा बढ़ा के बनाती हूँ, अगले दिन भी मतलब खाती रहती हूँ। तो ये जो है कोकोनट अगर कोकोनट आपके पास नहीं है और ड्राइड कोकोनट पाउडर है या स्लाइसेस कटे हुए रखे हैं या सूखा जो गोला साबुत होता है वो है, तो इसको आप भिगा सकते हो, इसकी चटनी पीस सकते हो। इसके साथ जो मूंगफली होती है ना वो भी पीसी जा सकती है। लेकिन अगर वो रिचनेस जो होती है ना, जो कच्चे गोले में होती है, वो रिचनेस अगर आपको चाहिए ना, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा आइडिया मैं आपको दूंगी। उससे बिल्कुल जो फ्रेश कोकोनट वाली चटनी है ना, वो वाला टेस्ट और वही रिचनेस आ जाती है चटनी में। और वो है, इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से काजू। तो काजू बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं, ये नहीं कि आप मतलब जितना कोकोनट है उतने ही काजू डाल दें, ऐसा नहीं करना है। थोड़े से मतलब 4-5 काजू मैं यहाँ पे इसमें डाल दूंगी और इसी पानी में वो भी भीग जाएंगे, कोकोनट वाले ही पानी में। तो जब ये काजू और कोकोनट साथ में पिसता है ना, एक तो जो चटनी है वो उसमें वो जो कहना चाहिए ना, कोकोनट कच्चे गोले से जो चटनी पिसी रहती है थोड़ी सी लिसलिसी सी होती है ना, वो वाली चीज़ इसमें आ जाती है। मतलब वो अलग अलग सा नहीं रहता है, चटनी का जो टेक्सचर है अच्छा सा लिटपिटा सा हो जाता है, ये जो हमने काजू ऐड किए हैं इसकी वजह से। तो काजू एक तो टेक्सचर बहुत अच्छा दे देता है चटनी को, और दूसरा फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और कमी पूरी हो जाती है कच्चे गोले की। कुल मिला के कहने की बात ये है। तो भिगोने वाली जितनी चीज़ें थी सब भिगो दी। अब ये जो दाल थी ये भीग गई, तो इसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दी है। और इसमें पहले काटूंगी सब्जियां। तो सब्जियों में टमाटर जाएगा और भिंडी जाएगी, एक तोरई काटूंगी और एक छोटा सा टुकड़ा लौकी का काटूंगी। सहजन की फली भी जाती है इसमें, लेकिन वो है नहीं अभी, ड्रम स्टिक्स कहते हैं जिसको। तो वो उससे भी वो तो मेन होता है खैर सांभर में, उसका तो फ्लेवर ही अलग आता है, लेकिन है नहीं अभी। तो जो है उसमें बनाएंगे। और प्याज भी डालते हैं इसमें कई बार कई लोग, लेकिन प्याज मैं नहीं डालूंगी क्योंकि दोपहर का लंच है। मेरी मदर इन लॉ नहीं खाएंगी प्याज वगैरह का कोई भी चीज़, तो कहीं पे भी किसी भी चीज़ में ऐसी चीज़ नहीं पड़ेगी।
तो इसमें सारी सब्जियां कट करके डाल दी। और सब्जी मैं ज़्यादा डालती हूँ सांभर में, मतलब मुझे बहुत फ्लेवर जो है सब्जियों का बहुत अच्छा लगता है सांभर में। और पानी जो है थोड़ा कम करके ही डाला है मैंने, क्योंकि अभी जो सब्जियां हैं ना बॉईल करते समय थोड़ा सा पानी सब्जियां भी रिलीज़ करती हैं। और अभी जो इमली भिगोई है वो भी इसमें पड़ेगा, इमली का जो पल्प है थोड़ा सा पानी उसका भी जाएगा, तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसमें मैंने पानी अभी कम ही डाला है। और प्रेशर लगाओ तो दाल जो है बहुत ज़्यादा अगर पानी ऊपर होता है तो उफन जाती है, इसलिए भी थोड़ा कम ही डाला है। तो फिलहाल मैंने इसको इस तरीके से करा है कि आधा प्रेशर कुकर ये हो गया है टोटल मिक्सचर मिला के। अभी जब इसमें प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तब ये सब्जियां भी पानी छोड़ेंगी ना, तो बराबर हो जाता है दाल का जो कंसिस्टेंसी है वो। 1.5 चम्मच मैंने इसमें भर के सांभर मसाला डाल दिया है। और ये सांभर मसाला जो रूटीन सांभर मसाला जो भी आप यूज़ करते हो वो कर सकते हो। मैंने MDH का सांभर मसाला लिया है, जब जो मिल जाता है मुझे मैं वो ले लेती हूँ। ऐसा कोई मेरा पर्टिकुलर कोई ख़ास ब्रांड नहीं है। कई बार MDH का भी होता है, कई बार एवरेस्ट का, कैच का, जो भी मिल जाता है। थोड़ा सा पानी और ऐड किया और इसमें अब मैं लगा दूंगी प्रेशर। तो 1 सीटी लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए धीमी आंच में मैं ज़रूर रखती हूँ, जिससे कि जो चने की दाल है वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि अरहर की अपेक्षा चने की दाल को थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। और जो सब्जियां हैं वो अच्छे से सॉफ्ट और मशी हो जाएं। तो इसमें जब प्रेशर लगा लिया, इसकी गैस को ऑफ किया, तब तक बाहर जो था बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो गया, बिल्कुल काला बादल हो गए बिल्कुल। और कपड़े जो थे छत में बहुत सारे पड़े हुए थे, तो मैं सीधे कपड़े लेने भागी। और द मोमेंट मैंने कपड़े उठाए और मैं नीचे आई, बारिश का जो झोंका आया है ना ज़बरदस्त वाला, बहुत तेज़ बारिश हुई और बहुत देर तक हुई। तो अगर मैं कुछ सेकंड की भी लेट करती ना तो ये सारे कपड़े मेरे भीग चुके होते, और फिर वही मतलब दुगना काम बढ़ जाता। फिर गीले कपड़ों को फिर फैलाओ, फिर सुखाओ, यही सब। तो खैर यहाँ पे कपड़े बच गए। और मैं कपड़ों को लेके जब नीचे आई तो उसके बाद जो है फिर मैंने इडली के लिए सूजी भिगा ली। तो ये जो सूजी है ना मेरा फिक्स है मेजरमेंट, जो नॉर्मल दाल वाला कटोरी होती है उस कटोरी से मैं 2.5 कटोरी सूजी भिगाती हूँ। तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, ना इडली बहुत ज़्यादा बनती है ना ही किसी के लिए कम पड़ती हैं। और आज तो मैंने मतलब आप लोगों को बताने के लिए इडली जब बना ली थी उसके बाद प्रॉपर काउंट की थी। तो अगर आप लोग इडली बना रहे हो तो मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा बता सकती हूँ कि 2.5 कटोरी सूजी से 22 इडलियाँ बन जाती हैं। मतलब जो बड़ी साइज़ की इडलियाँ होती हैं वो 22 इडलियाँ बन जाती हैं, और ये हमारे सबके लिए बहुत हो जाती हैं। तो ये मेरा फिक्स अमाउंट रेशियो है। और इसलिए मैं जब बनाती हूँ ना, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं बना रही होती जो बहुत दिन के बाद बनती है, उसका हमेशा लिख लेती हूँ या दिमाग में रख लेती हूँ चीज़ की इतना भिगाया था तो इतना मतलब पूरा पड़ गया था, किसी के लिए कम तो नहीं हुआ, किसी के लिए ज़्यादा तो नहीं हुआ। अगर कम पड़ता है उस वक्त तो फिर अगली बार से हल्का सा बढ़ा के कर दिया, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर उसको कम करके। तो ऐसे चीज़ बर्बाद नहीं जाती और किसी के लिए कम भी नहीं पड़ती। तो ये जो सूजी है इसमें दही डाला, दही बहुत खट्टा नहीं है, मतलब अच्छा दही, फ्रेश दही डाला है। और इसका एक बैटर बना के स्मूथ सा मैंने रख दिया ढक के। तो थोड़ी देर ये भी रेस्ट करेगा और उसके बाद जो है फिर मैं गैस को पोंछ रही हूँ, क्योंकि दाल जब उबलती है ना तो कुछ ना कुछ छींटे आ ही जाते हैं एक बर्नर पे। और ये काली रंग की गैस है मेरी, तो इसमें ज़्यादा ही कुछ अगर थोड़ा भी कुछ पड़ता है ना तो कुछ ज़्यादा दिखाई देता है। और मेरी जो चाय है वो पक रही है, ग्रीन टी लेमन ग्रास की जो बनाती हूँ मैं, और उसमें थोड़े से मैंने तुलसी के पत्ते भी डाल दिए हैं आज। तो वो चाय भी बन रही है और साइड में वही साइड जो है मैं गैस भी पोंछ रही हूँ। तो जैसे जैसे मेरा बर्नर साफ़ होता जा रहा है मैं अपनी चीज़ों को उधर ट्रांसफ़र करती जा रही हूँ, और मैंने पूरा गैस अच्छे से पोंछ लिया। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे आएगा रेस्ट का टाइम। और ये कड़ी पत्ते मैं लेके आ गई थी भीगते भीगते बाहर से, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो ये जो है कड़ी पत्ते, इनको धो के मैंने निखरने के लिए लटका दिया था। और यहाँ पे जो है अब ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, प्रेपरेशन का पूरा काम हो गया है। बस चटनी के लिए जो है हरा धनिया मैंने निकाल के उसको पानी में भिगो के रख दिया है। और ये जो इडली वाला बर्तन है इसको धो के मैंने उल्टा करके रख दिया है, क्योंकि अब इडली बनाने में थोड़ा समय है, तब तक ये निखर जाएगा। कोई भी बर्तन जो बहुत दिन के बाद यूज़ होता है उसको मैं वॉश ही कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार रहता है ना पता नहीं रहता कि कभी कोई छोटी मकड़ी चल जाए, कुछ हो जाए, तो थोड़ा सा डर लगती है मुझे। तो मैं कोई भी बर्तन जो बहुत दिन के बाद निकलता है उसको हल्का सा एक बार पानी से वॉश ज़रूर कर लेती हूँ। तो ये जब 1-1.5 घंटे के बाद जब मैं इडली बनाने आऊँगी तो ये अच्छे से निखर जाएगा। तो आज दुकान तो अब नहीं जाने वाली, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही थी बारिश। तो फिर मैं अच्छे से भीगी जाती, तो फिर मैंने छुट्टी मारी। और वैसे भी मैं नहीं ही जा पाती, क्योंकि इडली बनाने के लिए और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा समय चाहिए होता है। तो अब जो है हम जाएंगे चाय पीने के लिए, और चाय पीने के बाद फिर मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करूँगी। दिखा रही हूँ आपको कि बारिश अभी भी रुकी नहीं है, अच्छी खासी बारिश हुई थी आज के दिन। और मौसम में थोड़ा सा टेम्परेचर कुछ डिग्री का गिरावट आई थी, लेकिन फिर वही बात है, 1-2 घंटे की धूप आती है और फिर अपने बराबर हो जाता है मौसम, फिर गर्मी बढ़ जाती है।
तो यहाँ पे थोड़ी देर का ब्रेक लिया, कपड़े तहाए, कपड़ों को तहाने के बाद जगह पे रखा सबको, जिसकी जो जगह है। उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस किचन में, मतलब पौन घंटे के बाद। और अब जो है चटनी पीसी जाएगी। तो अभी मैंने चटनी इसलिए भी नहीं पीसी थी क्योंकि लाइट नहीं थी, और इन्वर्टर से वैसे मिक्सी हमारी चल जाती है, लेकिन मैं नेसेसरी लोड नहीं डालती। अगर लाइट नहीं आती है या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी लगाती हूँ मिक्सी, अदरवाइज़ मैं नहीं लगाती, वेट कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद लाइट भी आ गई थी, तो बस यहाँ पे जो चटनी है वो पीस ली। तो जो काजू और उसका मैंने भिगो के रखा था ना, कोकोनट वाला मिक्सचर, वो डाला। उसके बाद उसमें मैंने डाली है ये अपना थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके डाली है इसमें। और उसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्सी में घुमा लूँगी। तो धनिया डालने से ना थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा, लाइट ग्रीन सा कलर आ जाता है, उससे बहुत अच्छा, मतलब देखने में बड़ी अच्छी लगती है चटनी। और अदरक से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं जब ये चटनी कोकोनट की बनाती हूँ तो इसमें अदरक ज़रूर ऐड करती हूँ। एक बार अच्छे से घुमा लिया ये जो मिक्सी है उसको। उसके बाद जब ये चटनी अच्छे से पीस गई तो इसमें थोड़ा सा दही डाला मैंने, और इसको एक हल्का सा एक बार और ग्राइंड करूँगी। तो ये चटनी बनके फाइनल तैयार हो जाएगी। तो इसमें तड़का वड़का कुछ नहीं लगाऊंगी मैं, ऐसे ही रहने दूंगी। तड़का बस सांभर में लगेगा। अगर कोई आ रहा होता, किसी के सामने प्रेजेंटेशन मुझे करना होता, तब मैं तड़का लगाती, अदरवाइज ऐसे ही फ्लेवर अच्छा आ जाता है चटनी का। तो उसके बाद जो है फिर मैंने इडली के सांचे लगाने शुरू कर दिए। तो ये अच्छे से थोड़े से सूख गए थे, और जो नहीं सूखा था उसको मैंने वाइप कर दिया। और उसके बाद इसमें जितने भी ये जो मोल्ड्स है ना, इनमें हल्का हल्का ऑयल लगा के फिर मैं इसमें इडली का बैटर डाल दूंगी। तो ये जो इडली वाला जो बैटर सूजी का भिगो के रखा है ना, ये मेरा 2 बार के लिए हो जाता है, मतलब 2 बैचेज में इसमें इडलियां बन जाएंगी मेरी फाइनल। दूसरे से तीसरा नहीं लगाना पड़ेगा। तो बस आधा जो बैटर है उसको मैंने एक बाउल में लिया, उसमें पहले इनो डालूंगी और उसको इसमें डाल के एक बारी का बनने रख दूंगी। फिर बचे हुए आधे में फिर दोबारा से इनो डालूंगी। तो यहाँ पे अच्छे से तेल चुपड़ लिया मैंने, और इसमें 1 चम्मच के अराउंड इनो डाला है। और इनो को थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए ज़रा सा पानी ऐड करूँगी। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, जो इनो होता है इसको, इसमें किसी भी चीज़ की ऐसे ही एक्टिवेट हो जाता है ये। लेकिन थोड़ा सा कंसिस्टेंसी भी मुझे हल्की सी पतली रखनी थी, थोड़ा सा गाढ़ा ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि जब भिगोया था ना तो उसके बाद सूजी फूलती है, और फूलने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो बस इसको मिलाया हल्का सा, और ज़्यादा नहीं मिलाना होता है ये इनो वगैरह डालने के बाद, नहीं तो जो अंदर एयर क्रिएट होती है ना वो निकल जाती है, फिर इडली फूलती नहीं है बढ़िया। तो बस थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी देख ली। और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इस बैटर के लिए भी बचा के रखा था। तो जब मैंने किटी नहीं सॉरी, जब गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया था ना, तब मैंने इडली बनाई थी, वेजिटेबल इडली। तो उस वक्त कमेंट आया था कि इडली की रेसिपी बताइए। तो बस कुछ नहीं है, सेम जैसे मैंने अभी बैटर बनाया सेम इसी तरीके से बनाना है, और इसमें सब्जियों को ऐड कर देना है। तो सब्जी जो होती है, शिमला मिर्च मैं छोटी छोटी काट के डालती हूँ, और जो गाजर होता है उसको मैं ग्रेट करके डालती हूँ। उसके अलावा हरा धनिया बहुत ढेर सारा डलता है इसमें। प्याज ऑप्शनल है, वैसे इन दोनों सब्जियों से ही बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। अगर प्याज डालना चाहो तो डाल लो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस वो सब्जियां यहाँ पे ऐड कर देनी होती है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, और सब्जियों से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन जब मैं सांभर बना रही होती हूँ तब मैं सब्जी डाल के इडली नहीं बनाती। अगर मुझे फ्राइड इडली बनानी होती या मुझे बिना सांभर के बनाना होता तब मैं सब्जियां ऐड करती, और चटनी लेकिन तब भी बनती। तो यहाँ पे एक लोड लगा दिया मैंने इडली का, उसको ढक के थोड़ी देर के लिए 10-11 मिनट में ये लोड तैयार हो जाएगा। तब तक जो ये सांभर है इसका ढक्कन खोल के मैं इसको थोड़ा सा देखूंगी, इसकी कंसिस्टेंसी बराबर करूंगी। तो क्योंकि धीमी आंच में रखा था ना, तो दाल भी अच्छे से घुट गई है और सब्जियां भी बहुत अच्छे से गल गई हैं। तो बस एक बार हल्का सा जो चम्मच है उससे अच्छे से दबाऊंगी सब्जियों को, तो ये एक सा जो है इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाती है, एक सार सा हो जाता है, सांभर जैसे होटल्स वगैरह में मिलता है ना, इस तरीके से। बहुत गाढ़ा तो अच्छा लगता है नहीं, थोड़ा पतला पतला ही अच्छा लगता है सांभर। इसीलिए मैं थोड़ी जो दाल है वो कम भिगोती हूँ और सब्जियाँ ज़्यादा ऐड करती हूँ, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है सांभर में। और सब्जियाँ फाइन फाइन काट कर के डालती हूँ, मतलब मोटी मोटी नहीं डालती, जैसे कई जगह बहुत बड़ी बड़ी सब्जियों के पीसेस मिलते हैं खाने को, उस तरीके से नहीं डालती, थोड़ा पतला ही करके डालती हूँ। और अब इसमें मैंने डाल दिया इमली वाला पल्प, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हल्का सा जो रसा है वो और बढ़ गया। तो इसको एक बढ़िया सा मिक्स दिया। इसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो जो कड़ी पत्ता धोल के लाई थी मैं, वो निखर गए इस वक्त तक। और यहाँ पे एक कटोरी मैंने सूखी लाल मिर्चें ले ली हैं 2, तोड़ के उनको 4 कर लिया उनको। और यहाँ पे मोटी वाली जो राई होती है वो ली है 1 चम्मच, और आधा चम्मच यहाँ पे लूँगी ज़ीरा। इसके अलावा तड़के में जाएगा कड़ी पत्ता, और लास्ट में ऐड करा जाएगा थोड़ी सी देगी मिर्च। तो उससे जो है मतलब कलर अच्छा आ जाता है सांभर में, फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है। इसके अतिरिक्त जो लाल मिर्च सूखी वाली डाली है उससे तो चटपटा हो ही जाएगा सांभर। कड़ी पत्ते सारे डंडी से निकाल लिए। तो यहाँ पे तड़के का सामान रेडी हो गया, और कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में ही मैं सांभर का तड़का लगाती हूँ, देसी घी में नहीं लगाती, अदरवाइज सारी दालें मैं देसी घी से ही छोंकती हूँ। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल दिया पहले, उसके बाद बाकी बची हुई चीज़ें सारी डाल दूँगी। थोड़ा सा जब ये तड़क जाएंगी,
लास्ट में, तब इसमें थोड़ा मतलब फ्लेम को ऑफ करके या कम करके फिर मैं इसमें देगी मिर्च ऐड कर दूंगी। और इसके तुरंत बाद में इसमें सांभर डाल के, मतलब ज़रा सा सांभर डाल के इसमें ढक्कन लगा दूंगी। तो एक जो खुशबू होती है ना तड़के की, वो भागती नहीं इधर उधर, अच्छे से पूरे सांभर में अच्छे से रच बस जाती है ये जो तड़के की खुशबू है। बस इसके बाद जो है बाकी बचा हुआ जितना भी सांभर है वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको धीमी आंच के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी सांभर को। तो ये जब धीमी आंच में खूब देर तक पकता है ना तो ये बहुत अच्छा बनता है सांभर। मतलब ये नहीं कि तड़का डाल के बंद कर दिया, इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए पका लो तो ये बहुत बढ़िया यमी फ्लेवर आता है इसका। आप कभी भी देखना रेस्टोरेंट वगैरह में सांभर की जो नीचे वाला जो गैस होता है ना वो हमेशा धीमी आंच में ऑन रहता है, सांभर लगातार पकता रहता है, इसीलिए उनका सांभर बहुत बढ़िया बनता है। एक जो पहला लगाया था मैंने लोड इडली का, वो पक गया अच्छे से और अच्छी बनी है इडलियाँ, सॉफ्ट भी बनी थी क्योंकि दही ऐड किया है। दही ऐड करने का यही कारण है कि इडलियाँ बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनती हैं, मतलब फूलती तो हैं ही और सॉफ्ट बनती है। देखिए फुलाने का काम तो इनो भी करता है, इनो डालने के बाद ऐसा नहीं होता कि इडलियाँ बैठ जाएं या पिचक जाएं, फूल जाती हैं, लेकिन सॉफ्टनेस लाने का काम दही करता है। तो दही तो मस्ट है, मतलब दही ज़रूर डालिए। अगर आप इडली बनाते हो ना, दही डाल के नहीं बना रहे थे आज तक तो ज़रूर डालिएगा दही, बहुत अच्छी इडली बनती है, बहुत सॉफ्ट। सांभर यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार हो गया, इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने चीनी भी ऐड करी थी, शायद वो क्लिप मिस हो गई मेरे से। तो चीनी से जो खट्टा मीठा वाला बैलेंस होता है ना वो बढ़िया हो जाता है। तो ये इडली बन गई, अच्छी जालीदार इडली बनी है, आप देख सकते हो। तो ये कैसरोल में मैंने एक जो बैच है वो डाल दिया और उसके बाद फिर दोबारा से दूसरा वाला जो है इडली वाले स्टैंड में मैंने फिर से बैटर डाल के उसको पकने के लिए लगा दिया। और क्योंकि हमने जो इडली वाला मोल्ड है इसमें अच्छे से ऑयल पहले ही ग्रीस कर लिया था ना, तो बार बार ऑयल ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इडली चिपक रही हो, लगने लगा हो कि चिपकने लगी है, तभी मैं ऑयलिंग करती हूँ, अदरवाइज़ एक बार में ही हो जाता है। तो अच्छे से देखिए बहुत आराम से इडली निकल जाती है बिना टूटे। तो ये दूसरा वाला जो इडली थी वो भी बन गया, टोटल 22 इडलियाँ बन गई। तो ये रेशियो अगर आपको, मतलब रेशियो नहीं कहना चाहिए, करेक्ट हिसाब किताब की 2-2.5 कटोरी सूजी में इतनी इडली बन जाती है, आपके काम आएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले अपनी मदर इन लॉ की थाली लगा दी, उनको दे आऊँगी मैं लंच, खिलाऊँगी अपने सामने। उसके बाद जो है फिर हम लोग लंच करेंगे। तो हस्बैंड घर ही में आ रहे थे आज, ऐसा नहीं था कि टिफ़िन जाना था। अगर टिफ़िन जाता, अगर मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इडली बनाती तो थोड़ा बहुत जो ऑफिस का स्टाफ है वो भी खा लेता है, लेकिन करेक्ट बनी थी तो फिर हस्बैंड घर ही आ गए। क्योंकि फिर कुछ ऐसी नई स्पेसिफिक चीज़ बनी हो ना तो अच्छा नहीं लगता किसी के सामने खाओ और आप शेयर ना करो। तो खैर उसके बाद लंच वंच का काम निपटाया, बर्तन धोए और फिर यहाँ पे मैं अब शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो शाम को, क्योंकि आज दिन में दोपहर में दाल चावल नहीं बने, तो चावल मस्ट है एक टाइम बनना, हमारे घर में नहीं बनते हैं तो खाना हजम नहीं होता हमारे हस्बैंड का। तो रात को जो है चावल बनेंगे और चावल के साथ बनेगा तोरई की एक रसेदार सब्जी बनती है, जिसको उत्तराखंड की भाषा में तोरई का कापा बोला जाता है। तो जो उत्तराखंडी भाई बहन मेरे देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे। तो वो बनेगा। और क्योंकि ऐसी रेसिपीज़ जो है मेरे छोटी वाली बेटी कम पसंद करती है ना, तो वो अभी नहीं है, तो इसलिए सारी जितनी भी चीज़ें मेरे हस्बैंड की फेवरेट है वो मैं सब बना दूंगी इस बीच में क्योंकि जब वो आएगी तो उसके हिसाब का खाना बनेगा, क्योंकि उसने फिर चले जाना है थोड़े दिन के बाद। इसीलिए ये अंडरस्टूड सी बात है, मतलब हमारे घर में सबको पता है कि अब जो बच्चे नहीं हैं तो ये चीज़ें बनेंगी, बच्चे हैं तो ये चीज़ें बनेंगी। तो ये जो कापा वाली रेसिपी है मैं नहीं शेयर करा आपके साथ, नेक्स्ट टाइम अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा तो कर दूंगी। ये बन गया, चावल भिगो के रख दिए हैं। तो चावल तो अब मैं 8:15 बजे के अराउंड प्रेशर लगाऊंगी जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, क्योंकि चावल गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और ये जो रसेदार सब्जी है ये बन ही गई है। आटे से इसकी ग्रेवी बनती है, तो ये आटा जो थोड़ा सा है ये भीगा हुआ बचा हुआ है, देख लूँगी अगर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो इसको ऐड करूँगी, अदरवाइज़ इसको एक कटोरी में रख के फ्रिज में रख दूँगी। बर्तन जितने थे सिंक में वो धुल गए। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, थोड़ा बहुत मुझे सिलाई का काम करना था। तो एक्चुअली सिलाई का काम ये है कि मेरे कुछ सूट्स ऐसे हैं जो सिर्फ फिटिंग सही नहीं होने की वजह से मैं पहन नहीं पा रही हूँ, उनको मुझे ठीक करना है। अभी जो ये कुर्ता मैं जिसको मैं फिट कर रही हूँ, इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसकी स्लीव्स जो थी, मतलब ये मेरा ऑफिस जाने वाला कुर्ता था, लेकिन अब मैं इसे घर में पहनने वाली हूँ और इसकी जो स्लीव्स है ना वो फुल स्लीव्स हैं, और गर्मियों में घर में फुल स्लीव्स बिल्कुल नहीं समझ में आती, मतलब चुभती हैं, या तो 3/4 हो या बहुत ढीली हो। तो मैं इनको काट के मैंने इनको छोटा कर दिया, हाफ कर दिया है, और इनको थोड़ा सा फिटिंग में मैं लूज़ रखूँगी, जिससे कि मैं जब घर में पहनूँ तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल रहे। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो अलमारी में पड़े ही रह जाते हैं, और हम सिर्फ इस वजह से नहीं पहन पाते कि उसमें कुछ उसकी फिटिंग में गड़बड़ होती है, और वो बहुत टाइम तक पड़े ही रहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि सीज़न चला जाता है और वो कपड़े वापस बेड बॉक्स में बंद हो जाते हैं, अगले साल फिर निकलते हैं और फिर वही चीज़ें रिपीट होती हैं। तो उन्हीं में से एक ही कपड़ा है, तो इसको मैं थोड़ा सा
बहुत दिन से मैं रुकी हुई थी इसके लिए। बीच में बड़ा जो शेड्यूल है थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था, तो नहीं हो पा रहा था। कुछ एक सूट्स और हैं जो मैंने फ़िट करके अपनी अलमारी में सेट कर दिए हैं, ये बस लास्ट रह गया था। तो इसकी स्लीव्स को मैं फिटिंग दूंगी, थोड़ा ढीला और करना था मैंने इसको, वो ढीला किया। और उसके बाद ये मेरा जो सिलाई मशीन का काम है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। मतलब जो पुराने कपड़ों के रिपेयरिंग का काम था वो ख़त्म हो गया, नई चीज़ें तो सिलती रहेंगी, ये सिलाई मशीन मेरी चलती रहती है, तो इसका काम चलता रहता है मेरा। सिलाई सीखने के वैसे फ़ायदे बहुत हैं, आप नए कपड़े भी अपने एक्सपेरिमेंट करके सिल सकते हो खुद के लिए। और किसी कपड़े को फिटिंग देनी हो या कोई फटा हुआ कपड़ा सिलना हो या बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, छोटे छोटे काम, ये हर कोई जो है टेलर करने को तैयार भी नहीं होता। तो बहुत सारे स्ट्रगल से बच जाते हैं जब आप छोटी छोटी इस तरीके की स्किल्स को जानते हैं, सीखा हुआ हो आपने। तो मेरे को तो बहुत काम आती है खैर सिलाई सीखी हुई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये व्लॉग ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।